अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटल वॉल्व रिगरगिटेशन के हवाले से। तो माइटल वॉल्व काफ़ी प्रेजेंट होता है, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और माइटल वॉल्व रिगरगिटेशन हम किसे कहते हैं कि जब माइटल वॉल्व में ब्लड की फ्लो वो बैकवर्ड हो जाए तो उसको हम कहते हैं माइटल वॉल्व रिगरगिटेशन। तो अगर अब कहीं पे माइटल वॉल्व स्टेनोसिस हुई है तो इसकी वजह से क्या होता है कि रिगरगिटेशन काज होते हैं। इसके कुछ कॉजेस हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी काज और दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी काज। तो प्राइमरी काज में सबसे पहले जो काज आता है उसको हम कहते हैं कि अगर जब माइटल वॉल्व डायरेक्टली इफेक्ट हो जाए उसको हम कहेंगे माइटल वॉल्व रिगरगिटेशन। और ये किस वजह से होता है कि जब माइटल वॉल्व प्रोलैप्स होती है या माइटल वॉल्व की स्टेनोसिस होती है तो इस वजह से माइटल वॉल्व रिगरगिटेशन काज होती है। तो प्राइमरी काज कौन सा है जिसमें माइटल वॉल्व प्रोलैप्स होता है? माइटल वॉल्व प्रोलैप्स, या अगर माइटल वॉल्व की स्टेनोसिस हुई है तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी काज। और प्राइमरी काज में क्या होता है कि माइटल वॉल्व डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं, डायरेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो माइटल वॉल्व प्रोलेप्स पे होगा। तो प्राइमरी काज हमने पढ़ा, अब हम जानेंगे सेकेंडरी काज के हवाले से। सेकेंडरी काज आपका माइटल वॉल्व रिगरगिटेशन। अगर कोई अंडरलाइन डिजीज कंडीशन है तो उस वजह से अगर माइटल वॉल्व की स्टेनोसिस हुई है तो स्टेनोसिस की वजह से जब रिगरगिटेशन काज होती है माइटल वॉल्व रिगरगिटेशन, और इसको हम सेकेंडरी काज कहते हैं। तो सेकेंडरी काज अंडरलाइन डिजीज की वजह से आते हैं, अंडरलाइन डिजीज कंडीशन। तो जब अगर कोई कंडीशन, अगर कोई ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसकी वजह से माइटल वॉल्व इफेक्ट हो रही है तो उस वजह से अगर रिगरगिटेशन काज होती है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी काज ऑफ द माइटल वॉल्व रिगरगिटेशन। तो सेकेंडरी काजेज में कौन सी काजेज आती है? उसमें सबसे पहले जो काज आती है इसको हम कहते हैं रेमेटिक फीवर, रेमेटिक फीवर। और दूसरा, अगर हार्ट की जो मसल है अगर इसमें कोई पे इंफ्लेमेशन वगैरह काज हुई तो उसकी वजह से भी माइटल वॉल्व रिगरगिटेशन काज होती है। तो अगर कहीं पे मायोकार्डाइटिस हुआ है, मायोकार्डाइटिस या रेमेटिक फीवर है तो इस वजह से माइटल वॉल्व रिगरगिटेशन काज हो सकता है। तो अब हम माइटल वॉल्व रिगरगिटेशन के टाइप्स के हवाले से जानेंगे। तो माइटल वॉल्व रिगरगिटेशन के टू टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं एक्यूट, एक्यूट माइटल रिगरगिटेशन। तो एक्यूट माइटल रिगरगिटेशन में क्या होता है कि जो सिम्टम होते हैं वो डायरेक्टली अपेयर होंगे, इसमें सिम्टम डायरेक्टली अपेयर होते हैं और सिम्टम जो है वो मोस्ट सीवियर, एग्रेसिव और डायरेक्टली अपेयर होंगे, मोस्ट एग्रेसिव, सीवियर। और इसमें कार्डियक टेंडन जो मसल होते हैं वो रप्चर होंगे। तो एक्यूट माइटल रिगरगिटेशन में जो सिम्टम होते हैं वो डायरेक्टली अपेयर होंगे और जो रिस्पांस होगा वो मोर एग्रेसिव एंड सीवियर होगा। इसमें कार्डियक टेंडन भी रप्चर हो सकते हैं और मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी काज हो सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्यूट माइटल रिगरगिटेशन। नेक्स्ट जो है वो क्रॉनिक माइटल रिगरगिटेशन है। तो क्रॉनिक माइटल रिगरगिटेशन में जो सिम्टम होते हैं वो लेट अफेयर होंगे और इसको हम एसिम्प्टोमेटिक भी कहते हैं, ये एसिम्प्टोमेटिक होगा। और जो सिम्टम होते हैं वो टाइम बाद अपियर होंगे। तो रिगरगिटेशन की वजह से क्या होता है? तो रिगरगिटेशन में जो कार्डिक आउटपुट हुए, तो रिगरगिटेशन में कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा। तो कार्डिक आउटपुट क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि स्टेनोसिस काज हुई है माइटल। तो माइटल वॉल्व स्टेनोसिस की वजह से ब्लड जो है वो बैकवर्ड फ्लो करेगा, इसकी वजह से कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा और कार्डिक आउटपुट डिक्रीज की वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। तो कार्डिक आउटपुट जब डिक्रीज होता है तो उसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा और इसकी वजह से रिगरगिटेशन काज होगी। स्ट्रोक वॉल्यूम हम किसे कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम हम उसे कहते हैं कि जब ब्लड एक ही कंट्रैक्शन में जितना ब्लड पंप होगा तो उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम।
पंपिंग अ ब्लड इन वन कंट्रैक्शन। तो जब एक कंट्रैक्शन, हार्ट के एक कंट्रैक्शन में जितना ब्लड पंप होगा उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और एक्यूट माइट्रल रिगर्गुलेशन में जो सिम्टम अपीयर होते हैं तो उसमें डिस्पीनिया अकर हो सकता है, डिस्पीनिया और हेमेटोफाइसिस भी अकर हो सकता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसको हम बोलते हैं माइट्रल वॉल्व प्रोलेप्स। तो प्रोलेप्स हमने इस चैप्टर के स्टार्ट पे हमने इसकी डिफिनेशन करवाई थी कि प्रोलेप्स हम किसे कहते हैं कि जब वॉल अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए तो उसको हम प्रोलेप्स कहते हैं। तो माइट्रल वॉल्व प्रोलेप्स हम किसे कहेंगे कि जब माइट्रल वॉल्व अपने पोजीशन से डिस्प्लेस होके लेफ्ट एट्रियम में चला जाए तो इसको हम कहेंगे माइट्रल वॉल्व प्रोलेप्स। और ये क्यों होगा कि जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होंगी तो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन की वजह से माइट्रल वॉल्व की जो कर्व्स हैं वो एट्रियम में चले जाते हैं। तो जब ये एट्रियम में चले जाते हैं तो इसकी वजह से माइट्रल वॉल्व की रिगर्गुलेशन काज होगी तो इसको हम कहते हैं माइट्रल वॉल्व प्रोलेप्स। अब एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं सिस्टोलिक क्लिक। तो नॉर्मली तो जब माइट्रल वॉल्व क्लोज होते हैं तो माइट्रल वॉल्व की क्लोजिंग की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं उसको हम कहते हैं लब साउंड। तो माइट्रल वॉल्व की क्लोजिंग की वजह से नॉर्मली एक ही साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं लब साउंड। अब अगर एक बंदे को रिगर्गुलेशन हुई है तो रिगर्गुलेशन की वजह से अब हमें दूसरा साउंड सुनने को मिलेगा तो इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक क्लिक। तो सिस्टोलिक क्लिक में क्या होता है कि माइट्रल वॉल्व का जो लेफ्ट साउंड है वो भी हमें सुनने को मिलेगा और इसके अलावा रिगर्गुलेशन की वजह से एक दूसरा साउंड भी प्रोड्यूस होगा। तो सिस्टोलिक क्लिक में हमें टू टाइप के साउंड सुनने को मिलेंगे। एक को हम कहते हैं लेफ्ट साउंड और दूसरे को हम कहते हैं रिगर्गुलेशन की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इन दोनों को हम मिला के हम इसे कहते हैं सिस्टोलिक क्लिक। तो सिस्टोलिक क्लिक क्लिक में एक नॉर्मल हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, एक नॉर्मल हार्ट साउंड। और ये कंजेनिटल भी हो सकते हैं और डायरेक्टली एक बंदे को कॉज भी हो सकती है लाइफ टाइम में। और सिस्टोलिक क्लिक क्या है, ये एक हाई पिच शार्प साउंड है, हाई पिच शार्प साउंड जो कि ड्यूरिंग सिस्टोल अपीयर होगा। तो सिस्टोलिक क्लिक क्या है कि जब माइट्रल वॉल की क्लोजिंग होती है उसको हम कहते हैं लेफ्ट साउंड। और अगर एक बंदे को रिगर्गुलेशन हुई है माइट्रल वॉल की वजह से तो इस बंदे में एक दूसरा साउंड भी प्रोड्यूस होगा। तो इन दोनों को मिला के इसे हम कहते हैं सिस्टोलिक क्लिक। और इन दोनों की वजह से एक हाई पिच शार्प साउंड प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग सिस्टोल तो इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक क्लिक। तो अब हम देखते हैं कि माइट्रल वॉल जो है वो 3 लेयर से बना होता है। माइट्रल वॉल 3 लेयर से बना होता है जिसको में एक फाइब्रोसा है, फाइब्रोसा सेकंड लेयर स्पॉन्जोसा और थर्ड लेयर जो है वो एट्रियलिस। तो माइट्रल वेल प्रोलेप्स में क्या होता है कि जो स्पॉन्जोसा लेयर है तो माइट्रल वेल प्रोलेप्स में म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की वजह से स्पॉन्जोसा की डिपोजिशन होती है जिसकी वजह से स्टेनोसिस कास होगा माइट्रल वेल में और फिर इसकी वजह से रिगर्गुलेशन कास होगा। स्पॉन्जोसा लेयर की डिपोजिशन होती है विद द म्यूकोपॉलीसेकेराइड तो इसकी वजह से स्टेनोसिस कास होगा और स्टेनोसिस की वजह से रिगर्गुलेशन कास होगा। और फिर जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होगी तो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन में माइट्रल वॉल अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होकर एयर ट्रेम में चला जाता है तो इसको हम कहते हैं माइट्रल वॉल प्रोलेप्स। तो ये था एक थ्योरी था माइट्रल वेल प्रोलेप्स के हवाले से कि माइट्रल वेल की 3 लेयर से इसको हम कहते हैं फाइब्रोसा स्पॉन्जोसा एंड एट्रियलिस। तो जब म्यूकोपॉलीसेकेराइड की वजह से स्पॉन्जोसा लेयर की डिपोजिशन होती है तो इसकी वजह से माइट्रल वॉल में स्टेनोसिस कास होगा और स्टेनोसिस की वजह से रिगर्गुलेशन कास होगा। और उसी कंडीशन में जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होती है तो माइट्रल वॉल जो है वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होकर लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है और इसकी वजह से माइट्रल वॉल प्रोलेप्स कास होती है। तो मिडल लेयर डिपोजिशन की वजह से माइट्रल वॉल इसकी स्टेनोसिस होगी और स्टेनोसिस की वजह से रिगर्गुलेशन कास होगा। और जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन की वजह से माइट्रल वॉल तो माइट्रल वॉल डिस्प्लेस होकर लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है।
इसको हम कहते हैं माइट्रल वेल प्रोलेप्स। तो अब अगर हम बात करें ना कि जब माइट्रल वेल प्रोलेप्स की सिम्टम अपीयर होना स्टार्ट होती है तो उसको हम कहते हैं कि जो डिजीज कंडीशन है वो एडवांस स्टेज में है। तो जब सिम्टम अपीयर हो जाए तो इसको हम कहेंगे कि एडवांस स्टेज है। तो माइट्रल वेल की जो सेकेंडरी कॉज है वो भी रेमेटिक फीवर है। तो रेमेटिक फीवर की वजह से ही माइट्रल वेल प्रोलेप्स कॉज हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सी कॉम्प्लिकेशन माइट्रल वेल प्रोलेप्स की वजह से आ सकती हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले पल्मोनरी एडिमा भी अकर हो सकता है। पल्मोनरी एडिमा, हाइपरटेंशन भी काज होती है। तो माइट्रल वेल प्रोलेप्स की वजह से पल्मोनरी एडिमा भी काज हो सकता है और हाइपरटेंशन भी काज हो सकती है। तो नॉर्मली जो माइट्रल वेल की जो लीफलेट है उसकी थिकनेस 5 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए। माइट्रल वेल वो 5 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए। तो अगर एक ऐसा कंडीशन आए जिसमें माइट्रल वेल की थिकनिंग हुई है और वो 5 मिलीमीटर से ग्रेटर है तो इसको हम डायरेक्टली कंसिडर करेंगे कि ये इसमें जो रिगरगटेशन हुई है वो प्रोलेप्स की वजह से है। तो अगर जब माइट्रल वेल की लीफलेट की डायमीटर 5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो तो इसको हम कैटेगराइज करेंगे प्रोलेप्स कंडीशन में। तो इसकी वजह से जो रिगरगटेशन होंगी तो उसको भी हम प्रोलेप्स कंडीशन में ही कैटेगराइज करेंगे। तो अब हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन के हम माइट्रल वेल प्रोलेप्स या माइट्रल वेल रिगरगटेशन के लिए हम कौन से इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक्सरे परफॉर्म कर लें तो एक्सरे पे क्या होगा, तो एक्सरे पे हमें लेफ्ट एट्रियम जो है वो एनलार्ज नजर आएगा। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेशन एक्सरे परफॉर्म करेंगे और एक्सरे पे हमें लेफ्ट एट्रियम एनलार्ज नजर आएगा क्योंकि रिगरगटेशन की वजह से ब्लड जो है वो फ्लो करेगा टुवर्ड द लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में अकोमोडेट होगा तो इसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रॉफी काज होगी। तो एक्सरे पे हमें लेफ्ट एट्रियम की एनलार्जमेंट नजर आएगी। फिर इसके लिए हम ईसीजी भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ईसीजी पे अगर हम देख लें तो ईसीजी पे क्या होगा कि तो ईसीजी पे हमें 2 टाइप की एनलार्जमेंट नजर आएगी। एक लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट और लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट की वजह से जो हाइपरट्रॉफी काज हुई होती है तो उसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर भी एनलार्ज होगा। लेफ्ट वेंट्रिकुलर की एनलार्जमेंट भी होती है ड्यू टू हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट ईसीजी पे लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी की वजह से जो पी वेव है वो भी बाइफेट नजर आएगा, बाइफेट पी वेव। और बाइफेट पी वेव क्यों नजर आते हैं, क्योंकि लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी हुई है। तो लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी की वजह से बाइफेट पी वेव नजर आएगा और टॉल आर वेव नजर आएगा। नेक्स्ट हम इसके लिए इको भी परफॉर्म कर सकते हैं और जो बेस्ट मॉडलिटी है फॉर द रिगरगटेशन तो वो है इको। तो इको इज द बेस्ट मॉडलिटी फॉर द रिगरगटेशन। तो ये था आज हमारा टॉपिक जो कि माइट्रल वेल प्रोलेप्स और माइट्रल वेल रिगरगटेशन के हवाले से था।